आदाब। इनकम, सेविंग्स और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हमारी आज की पेशकश में बात करेंगे रिटायरमेंट को कैसे प्लान करें। जो लोग नौकरी करते हैं उन सभी लोगों के जहन में रिटायरमेंट की बात हमेशा रहती है, लेकिन रिटायरमेंट की इफेक्टिव मंसूबाबंदी यानी कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लानिंग कैसे करें, इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। IBBI में कंसल्टेंट हैं राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। राकेश जी PFRDA में भी चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं, तो काफ़ी इनसाइट हमको दे सकते हैं आज के शो में। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सर्टिफाइड प्लानर, फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश चंद्रा, स्वागत है आपका। तो प्रकाश जी, आपसे शुरू करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब वो वाली बात याद आ जाती है मुझे कि ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। तो ऐसे में अपने आप को एक्सेप्ट करना इस चीज़ को लेकर कि हाँ मेरी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी और ऐसा टाइम भी आएगा जब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि मैं जो आज की तारीख में कमा रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ उतना कर पाऊंगा। ये पहले तो ये साइकोलॉजिकल काफ़ी होता है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही करने को रेडी नहीं होते कि हम कभी इस एज में आ भी सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस कैसे आए, कब आए, और साथ ही कहते हैं कि जितना जल्दी प्लान किया जाए रिटायरमेंट प्लानिंग उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, आप ज़्यादा रिटर्न्स ले पाएंगे। लेकिन 18 की एज में आप सोच लें, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोच भी सकता है। आज की तारीख में तो 40 में भी मुश्किल है कि कोई रिटायरमेंट के बारे में सोचे। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या ऐसी एज है, क्या रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, आप बताएं। देखिए सोनिया जी, ये चर्चा ऐसा है ना आज बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया कि लोग सोच नहीं पाते हैं कि कब से शुरू करें, 18 पे करें या 20 पे करें, 25 पे करें, 40 पे करें। तो जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लें कि ये एक जीवन का सत्य है कि रिटायर तो सबको होना है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि हम नौकरी से ही रिटायरमेंट हो रहे हैं। रिटायरमेंट का सीधा मतलब है कि जब हमारी कमाई बंद हो जाती है, यानी कि इनकम से रिटायरमेंट। तो इनकम बंद हो गई है लेकिन खर्चे बंद नहीं होने वाले हैं। जब तक हम जिएंगे खर्चे तो चलते रहेंगे, और खर्चे महंगाई के साथ चलेंगे। महंगाई जैसे बढ़ती है, जो भी आज का रेट है या आगे थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा तो चलेगा। तो इससे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसको मानना पड़ेगा कि रिटायर होना ही है। और जब रिटायर होना है तो रिटायरमेंट के लिए जब रिटायरमेंट फेज आएगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, और जब हमारी अर्निंग एज होती है जिसको हम एक्युमुलेशन फेज बोलते हैं। तो एक्युमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जितना बड़ा आपका एक्युमुलेशन फेज होगा यानी अर्निंग फेज होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने रिटायरमेंट फेज के लिए कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्यूमुलेशन फेज का मतलब ये हुआ कि जितना जल्दी आप अपने महीने के या साल भर के बचत में से पैसा उसमें डालना शुरू कर देंगे, उतना ज़्यादा आपको रिटायरमेंट के बाद फ़ायदा होगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा। राकेश जी, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कीजिए। प्लस आपका जो एक्सपीरियंस रहा है IBBI में और साथ ही PFRDA में, लोगों की किस तरह की एक मेंटालिटी कह लो या फिर सोच कह लो टूवर्ड्स रिटायरमेंट, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सोनिया जी, मेरा ये मानना है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि रिटायरमेंट सिर्फ एज स्पेसिफिक नहीं है। रिटायरमेंट इनकम स्पेसिफिक है कि जब हमारी शारीरिक शक्तियाँ या मानसिक शक्तियाँ अपना पैसा कमाने के लिए सशक्त नहीं रहती हैं, तभी हमें रिटायरमेंट होना संभव मान लेना चाहिए। लेकिन अब आपने देखा होगा, भारत के दो खिलाड़ी रहे हैं जो 36 साल की उम्र है, उन्होंने कहा कि हम अपने खेल से छोड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा जी 36 साल की उम्र रिटायर की नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने 36 साल में ही अपना इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि अगले 30 साल तक, 34 साल जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे पहला ज़रूरत प्रिंसिपल ये है कि हम अपने आने वाले समय में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना पैसा इकट्ठा कर पाएँ कि हर महीने
हम उतना पैसा अपनी ज़रूरतों को दे सकें। क्योंकि पहले था रोटी कपड़ा मकान, ये इंसान की 3 ज़रूरतें हैं जो हमेशा रहती हैं। अब हमारे साथ बीमारियां आ गई हैं बहुत सारी, और कई प्रकार की और हमें ज़रूरतें रहती हैं। तो उन बातों को सोच के हमें अपने जितनी जल्दी हो सके सेविंग का प्लानिंग करना चाहिए। उस सेविंग को किस तरह से इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, जिससे कि आपका जो सेविंग है आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सके, उससे आप अपना जीवन यापन कर सकें आफ्टर रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट प्लानिंग का एक मूलभूत प्रिंसिपल है। बिल्कुल प्रकाश जी, जैसे हम लोग जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सोच ये होती है कि एक लाइफ कवरेज मिल जाए या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे कवर हो जाएं। लेकिन महीने भर के जो एक्सपेंसेस हैं, मान के चलिए किसी के अगर 1-1.5 लाख रुपए महीने में खर्च हो रहे हैं, तो जब वो रिटायर होंगे मे बी 20 साल बाद, तो ये 1-1.5 लाख कितनी कन्वर्ट होके कितना हो जाएगा, तो उनको कितने की ज़रूरत होगी जब उनकी नौकरी भी नहीं होगी। और साथ ही ये तो हमने समझ लिया कि बहुत ज़रूरी है रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, लेकिन अब आते हैं कि कैसे शुरुआत करने हैं, कैसे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स हैं जो इनको करने हैं। देखिए, जैसा कि राकेश सर ने भी बहुत अच्छे से बताया कि रोटी कपड़ा और मकान, सिर्फ यही चीज़ अब नहीं रह गया है। रोटी कपड़ा और मकान के साथ लाइफस्टाइल आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ी बदल सी गई है, और लाइफस्टाइल के हिसाब से खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, और बीमारियां जैसे कि साथ में आ गई हैं। तो बीमारियां आ गई हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में एक और चीज़ शामिल ज़रूर करेंगे। आपने भी बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये भी उसका एक पार्ट है। लेकिन सबसे ज़रूरी पार्ट है कि रिटायरमेंट के बाद जब आप जीवित हैं तो ये उस समय आपके खर्चों को कैसे एक्युमुलेट करना, कवर करना है, उसके लिए आज से शुरू करें। तो एक उदाहरण के तौर पर लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं कि आज किसी की उम्र है, किसी इन्वेस्टर की उम्र मान लेते हैं कि 30 साल है, और वो आने वाले 30 साल में रिटायर होना चाह रहे हैं, यानी कि 60 की उम्र पर। जबकि ये अपनी स्वेच्छा से पहले भी हो सकते हैं, जब से आपको लगे कि अब मुझे काम नहीं करना है, यानी रिटायर हो सकते हैं, वो आपकी रिटायरमेंट फेज वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर कोई उदाहरण के तौर पर लेके चलते हैं, 30 साल की उम्र है, 60 पे रिटायर हो रहे हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अगला कब तक जीवित रह सकते हैं वैसे तो ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ये लेकर के चलना है कि उसके हिसाब से मुझे अपना कुछ अमाउंट, कुछ कॉर्पस इकट्ठा कैसे करना है। तो एक अंदाज़ा लेके चलना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो 90 साल तक जिएंगे। आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। तो 30 साल पर अगर उदाहरण के तौर पर किसी का खर्च अगर 50,000 रुपये महीने का है, तो अगले 30 साल में अगर 6% की महंगाई दर को लेकर चलते हैं, तो वो लगभग 60 के एज पर पहुंचते पहुंचते वो किचन का खर्चा या उनका जो घर का खर्चा 50,000 वाला, वो लगभग 3 लाख रुपए पहुंच जाएगा महीने का। तो इसका मतलब कि रिटायरमेंट के बाद खर्चे भी बढ़ेंगे, और इसमें ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट महंगाई की वजह से आया। तो 3 लाख रुपये खर्च उस 60 के एज पर शुरू होगा, जो कि आगे भी 6% के हिसाब से लेकर ही चलें तो वो भी बढ़ता चलेगा आगे। तो हमें कॉर्पस कैसा इकट्ठा करना होगा, तो वो सोचना जरूरी है कि 50,000 वाले की जो आज खर्च है 50,000 महीने का, वो आगे बढ़ने वाला है। तो आपने महंगाई को जोड़ा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करेंगे तो इस 30 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो वो कॉर्पस इकट्ठे करने के लिए आपको ये सोचना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को किस किस जगहों में, जैसे कौन कौन से ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पहले आपको तलाश करना है। और मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, सरकार की कुछ पहल है, जैसे कि एनपीएस भी है, म्यूचुअल फंड भी हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। कुछ लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो ये आपको समझना है तो कि कहाँ उन सबको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। प्रकाश जी, राकेश जी, ऐसे में 2 जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बोले जाते हैं, गोल्डन एज या वेस्टिंग एज, अगर आप वो समझाना चाहें दर्शकों को कि क्या सही है एंट्री पॉइंट, और जैसे आजकल तो सोच भी ऐसी होती है ना कि रिटायरमेंट के बाद हिमालय में मैं कोई विला में रहना चाहता हूँ, या मतलब नेचर के पास होना चाहता हूँ। तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं उसके लिए जो खर्चे हैं वो ड्रीम्स बन जाते हैं, लेकिन खर्चे कितने हो सकते हैं वो आदमी सोचता नहीं।
जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, कॉर्पस बनाने की बात करते हैं, उसके दो हिस्से हैं प्लानिंग का। एक तो कॉर्पस को एक्यूमुलेट कैसे करें, किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें, जैसे इन्होंने बताया म्यूचुअल फंड भी है, एनपीएस भी है, पीपीएफ भी है। और एक ज़रूरी चीज़ है, आप लोग मकान बनाते हैं, एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार। ये भी इन्वेस्टमेंट, अभी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा है कि मकान को किराए पे देके हम उससे इनकम से अपना काम कर सकते हैं। जो एक्यूमुलेशन पेज जो उन्होंने बताया है कि सारे इंस्ट्रूमेंट को आपको देखना पड़ेगा, आपका रिस्क लेने का कितना शक्ति है, आपकी एज कितनी है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। आप कितनी उम्र पे रिटायर होना चाहते हैं और आपका एक्यूमुलेशन फेज जो उन्होंने बताया है कितने समय तक है और आप कितनी सेविंग आपको करनी है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जब आपको रिटायरमेंट का समय आता है, जो पैसा आपका एक्यूमुलेट हो गया है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे से हो सके। दो चीज़ें आपको समझनी हैं, इसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। नाउ इन्होंने कहा गोल्डन एज। गोल्डन एज वही है जब आप खुश हैं, जब आप अपनी मर्जी से जी पा रहे हैं, आपको 9 to 5 या 9 to 10 का जॉब नहीं करना है, वो आपका गोल्डन एज है। तो इसका मतलब ये हुआ रिटायरमेंट एज वो है जो आप डिसाइड करना चाहते हैं। वो आप डिसाइड तब कर पाएंगे जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे, अपना सफिशिएंटली कॉर्पस बना पाएंगे। उस कॉर्पस को बनाने के लिए आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि इतने पैसे में मुझे अपना घर चलाना है, इतने पैसे में सेविंग करनी है। 6% इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्फ्लेशन रेट लिया है, ये 6% भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी हो सकता है। तो आपको एवरेज लेके 6% कितने साल तक आपने इन्वेस्ट किया है और कितने साल तक आपको लगता है कि आपको चाहिए, ये सब बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लानर का ज़रूरत रहेगा। भले ही आप सक्षम है, जानकारी आपकी फाइनेंशियल जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन कई तरह के नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, नए नए प्लानिंग तरीके आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। उन सब की जानकारी के लिए आपको आवश्यक होगा कि किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से ज़रूर बात करें। जी, और हमने तो स्टूडियो में बुला रखा है एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश जी। तो प्रकाश जी, अगर गारंटीड इनकम किसी को चाहिए तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या चलिए एक एक करके इंस्ट्रूमेंट्स पे ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो एक्यूमुलेशन फेज़ है, अगर किसी की तनख्वाह करें चलिए 1 लाख रुपए है महीने की, तो उसको कितने अमाउंट एक्यूमुलेट करके किसी चीज़ में एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे, चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर वो एफडी में रखना चाहते हैं या फिर पीपीएफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो कितना होना चाहिए उसमें अमाउंट, ताकि वो हर महीने, क्योंकि इतना थोड़ा जैसे दाल में नमक के बराबर अगर निकाल लें तो पता भी नहीं चलता है। जी, देखिए, जैसे किसी की अगर इनकम 1 लाख रुपए की इनकम है तो वो 1 लाख रुपए का इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कई काम में, कुछ खर्चे हो जाते हैं। और एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि इनकम जो आ रही है वो क्या वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा चलेगा। आपके इस रिटायरमेंट और एक्यूमुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बीच में बहुत सारे पहलू ऐसे भी आएंगे, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई भी आ रही है, उनके खर्चे आएंगे और फिर वो खर्चे बंद भी हो जाएंगे। तो कुछ खर्चे आपके स्टार्टिंग में तो बढ़ेंगे और लास्ट में जाके वो कम भी होने लगेंगे, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए की कमाई है और आपका 1 लाख के बाद जो बेसिक नीड्स की ज़रूरतें हैं वो आप 50,000 रुपये करके चल रहे हैं, जो उतने में आपको घर में खर्च करना ही करना है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और उसी को अगर आधार मान के हम चलें तो आने वाले, जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया था, 30 साल का आदमी इन्वेस्टर है, 60 पे रिटायर हो रहा है, 90 तक जीना चाहता है। हमने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया 6% ही एक एवरेज, और वो 6% इन्फ्लेशन मैंने रिटायरमेंट फेज में भी वही लेके चला है, क्योंकि कोई फिक्स इनकम, अगर रिटायरमेंट में कोई ऐसा प्लान आपने ले लिया कि जो आपको 60 के बाद एक फिक्स अमाउंट दे रहा है, यानी फिक्स इनकम, उससे आपका काम नहीं चल पाएगा सिर्फ उससे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी रिटायरमेंट के बाद, ऐसा तो नहीं कि महंगाई बंद हो गई। तो अगर 6% के इन्फ्लेशन तब भी लेके चले तो 50,000 की जरूरत वाले के लिए 90 साल तक के लिए 60 के एज पर उनको लगभग 9 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। यानी जो रिटायरमेंट कॉर्पस 9 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी उस पैसे को 7% के हिसाब से इन्वेस्ट करके रखते हैं और उससे
अब उनको ज़रूरत पड़ती है कि हम उसमें 6% के हिसाब से हम उसमें विड्रॉल करते रहें हर महीने के हिसाब से। तो उनको ये रिटायरमेंट लाइफ वो आराम से जो आज की लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर उन्होंने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया तो फिर उनको एक कॉर्पस और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कोई एक मोटा मोटा अंदाज़ा ही लेके चलना है, क्योंकि इतना टेक्निकल है कि एक एक ज़रूरतें आप आज गिन के लिख नहीं सकते हैं। तो आपको जो बहुत खास ज़रूरतें हैं वो गिनना है, खर्चे बाद में कम होंगे वो भी हटाना है, लेकिन कुछ खर्चे बढ़ भी जाएंगे, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस रिटायरमेंट के बाद ज़रूर बढ़ने हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको उस समय इसलिए रखना होगा कि जो आपने कॉर्पस इकट्ठा किया है रिटायरमेंट के लिए उस पर डेंट ना लगे, वो दिक्कत ना हो जाए कि कोई ऐसी बीमारी आ गई, हॉस्पिटलाइज हो गए और आपका वो कॉर्पस निकल गया, तो रिटायरमेंट लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर करना है। बाकी लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करेंगे कि वो भी क्या ज़रूरत है। जी राकेश जी, यहाँ पर कुछ ऐड अगर आप करना चाहें। और साथ ही मैंने देखा है कि जो भारतीय हाउस होल्ड्स होते हैं उनमें अक्सर ये होता है कि प्लॉट्स खरीद लो, अपार्टमेंट्स खरीद लो, कम से कम एक साइकोलॉजिकल ये फीलिंग होती है कि हाँ हमारे पास कम से कम किराया आता रहेगा जी और हमारा काम चल जाएगा। यस जी, ये बात हमारे दिमाग में आया हुआ है कि मकान लेना, 1 2 3 मकान लेना हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन क्या वो मोस्ट एफिशिएंट तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का? जनरली देखा जाता है कि हालांकि मकान की कीमत बढ़ती रहती है, हर साल 10 20 25% बढ़ रही है, क्या आपका किराया उस रेट से बढ़ रहा है? पुराना हिस्टोरिकल रिसर्च पे बताया जाता है कि रेंट जो है, आपका किराया जो है मकान पे देने का, वो 4 से 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट का अगर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो 8 से 12 से 15% तक मिलता है। तो ये आपको सोचना है कि क्या प्लॉट लेना, मकान लेना बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है कि नहीं अच्छा। हमारे दिमाग में ये है क्योंकि मकान हमको दिख रहा है वो सेफ है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है वो हमें मालूम नहीं है। तो ये अपना एक बार ध्यान से सोच लीजिए, क्या आपके पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे एफिशिएंट तरीका है? बिल्कुल। तो और साथ ही कितना लिक्विड है, यस पता चले कि जब आपको जरूरत है आप उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं। यस इसी में ऐड करूंगी मैं सोना। सबको लगता है कि सोना खरीद लो, इसका दाम तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन सोना खरीदो किस फॉर्म में खरीदो। अगर आपने वो ज्वेलरी फॉर्म में खरीदा है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से तो बेकार रहेगा। और एग्जैक्टली जब आपको चाहिए, सपोज आपको 1 महीने बाद चाहिए या फिर आपको 2 दिन में ही चाहिए, क्या आप उसको बेच के अपना फ़ायदा निकाल पाएंगे, उसमें से पैसा ले पाएंगे? देखिए, सोना तो ये है कि आप सोना खरीद करके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन उसको इतना मान के चलना है कि सोना हमारे आने वाले समय में हमारे महंगाई को मेंटेन करके चलेगा, एटलीस्ट इतना तो करेगा ही करेगा। तो सोना अगर आज, लेकिन सोना खरीदने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आज आपके पास पैसा है, आज खरीद लीजिए पूरा एक बार, या फिर आप थोड़ा थोड़ा सोना खरीद के एक्यूमुलेट करिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा सोना खरीद के आप किस फॉर्म में रखना चाहते हैं? फिजिकल खरीदेंगे तो आपको रखने की समस्या है, तो आप पेपर फॉर्म में यानी कि डिमेटेरियलाइज फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि फंड के फॉर्म में खरीद सकते हैं, गोल्ड के फंड ले सकते हैं। और उसके बाद आपको उसमें प्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं आता है, आपको उसमें लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं आती है। जब चाहें तब आपको जो म्यूचुअल फंड के टर्म्स हैं 2 से 3 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप उसको काफ़ी लिक्विड है, जब चाहे आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो आप गोल्ड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट एक मोटा कॉर्पस इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक्यूमुलेट करना है, तो सिर्फ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा पार्ट अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक अच्छे रिटर्न के लिए आपको कुछ हिस्सा इक्विटी सेगमेंट का जरूर रखना चाहिए और कुछ हिस्सा अपने बॉन्ड सेगमेंट या डेट सेगमेंट का रखना चाहिए, जिससे कि एक हेल्दी पोर्टफोलियो बने, बहुत फ्लक्चुएटिंग भी ना हो, क्योंकि इक्विटी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है और डेट बिल्कुल ही रिस्क बहुत कम हो जाता है, जिससे आपकी ग्रोथ नहीं आ पाएगी। तो दोनों को मिला करके चलेंगे तो लगभग ये मान के चलना चाहिए कि 9 से 10% का रिटर्न आपको आना चाहिए पोर्टफोलियो पे, जिससे कि आप अच्छा रिटर्न बना सकें। बिल्कुल। राकेश जी, जब तक आप इस सब को देख रहे थे पीएफ आरडीए में और साथ ही आईबीबीआई में, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि लोग किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में अपनी रिटायरमेंट का ध्यान रख सकें, और साथ ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं
उनके बारे में अगर आप बताना चाहें, जो आज भी वैलिड हैं, जो बहुत Yes. अच्छा आपको रिटर्न दे सकती हैं, सेफ भी हैं और आप टेंशन फ्री, जैसे कपल है तो अभी अगर गोल्ड अगर रखते हैं घर में, तो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल सुने हैं जहाँ पर वो अगर विदेश जाते हैं अपने बच्चों से मिलने या फिर दूसरे शहर जाते हैं तो पीछे से चोरी हो जाती है। Yes. तो आपने गोल्ड खरीद के रखा, पीछे से चोरी हो गई, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम को ये मानना पड़ेगा कि हमारे पैसे हमारे हैं और उसकी रक्षा करना भी हमारा फ़र्ज़ है। इन्वेस्टमेंट इस तरह से की जाती है कि जिसके अंदर पहली बात सिक्योर रहे, हमारी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में भी सिक्योर रहे, दूसरी बात उसमें इनकम आती रहे, फिक्स इनकम रहे, तीसरी चीज़ ये है जो मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, जो चढ़ाव का जो बेनिफिट है हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी और उसमें एक्रीशन जिसमें बढ़ाव होता है। इक्विटी में सबसे ज़्यादा आपकी पोर्टफोलियो बढ़ता है। सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा ऑनलाइन भी है और थ्रू इंटरमीडिएट मिलती है। एनपीएस एक ऐसा सिस्टम है, न्यू पेंशन सिस्टम, जिसके थ्रू कोई भी आदमी अपनी पेंशन में के लिए सेव कर सकता है, उसको इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें इतने तरह के ऑप्शन हैं कि जिस तरह का भी आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपना आप पोर्टफोलियो चुन सकते हैं। अगर आप मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास एक्टिव चॉइस है कि 3 एसेट क्लास में है, डेट, इक्विटी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही उसमें है कि 75% से ज़्यादा आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 आपके पास ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो पीएफआरडी ने 3 एक्टिव चॉइसेस दे रखी हैं आपको। पैसिव चॉइस आप चूज कर लीजिए। एक्टिव पैसिव चॉइस में से लाइफस्टाइल फंड है, उसमें आप ऐसा भी फंड है जो कि ज़्यादा रिस्क लेता है, 75% है जिसमें इक्विटी में है। एक ऐसा स्कीम भी है जिससे 25% इक्विटी है और आपकी उम्र के साथ साथ ये जो इन्वेस्टमेंट का मिक्स है वो चेंज होता रहता है। एक लाइफस्टाइल फंड भी बना के रखा है पीएफआरडी ने जिसमें ऑटो चॉइस है, आप उसको चूज कर लेंगे तो हर साल आपका जो पोर्टफोलियो मिक्स है इक्विटी का, डेट का और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी आपका वैसे वैसे सिक्योरिटी में आपका जो फंड की सिक्योरिटी है वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। ये तो हुआ एनपीएस का। दूसरा है पीपीएफ, जो आप में पीपीएफ में अकाउंट खोल सकते हैं बड़ी सुविधा के साथ। उसमें यह है कि आप 1.5 लाख पर एनम तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ईपीएफ है, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के थ्रू भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये 3 तरह के ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं वो भी एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी एनपीएस पीपीएफ का लाभ उठा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आपको कितना सेविंग करना है और कितना करना चाहते हैं आप। दूसरी चीज़ ये है कि एनपीएस आपको सुविधा देता है कि 60 साल के बाद आपकी ज़रूरतों के लिए उसमें 60% तक तो आप लमसम ले सकते हैं और 40% को एनुटाइज करके पेंशन ले सकते हैं। और जब हम एनुटाइज करने का कहते हैं 40%, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि 40 से लेके 100% तक जो भी आपका कॉस्ट बना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका पेंशन ले सकते हैं। अगर आपको लमसम कैश का ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें ले सकते हैं। तो ये स्कीम जो है आपकी सुविधा के लिए बनाई गई हैं और इसमें पेंशन फंड वो लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हैं। बहुत आसानी से आपका अकाउंट खुल सकता है, बैंकों के थ्रू भी खुल सकता है, ऑनलाइन भी जा सकता है और एनपीएस सबसे सस्ता और आसान तरीका है आपको अपना पेंशन के लिए बिताने का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है और लोगों की संख्या बढ़ रही है एनपीएस को ज्वाइन करने के लिए। और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक्रीशन 12 से 14% के बीच में CAGR वो दे रहा है। ये मेरे का आपसे निवेदन है कि इस स्कीम के बारे में जानकारी रखिए। और भी ऑप्शन बताएंगे अभी ये, वो भी आपको ध्यान रखिएगा प्लीज। तो एनपीएस जो है उसमें मिनिमम कितना देना पड़ता है हर महीने? मिनिमम हर महीने की जरूरत नहीं है। एनपीएस इज फ्री, आप जितना आपकी सुविधा है मिनिमम 1000 से लेकर जितना भी, उसमें कोई लिमिट नहीं है। पीपीएफ में 1.5 लाख का है लेकिन एनपीएस में हायर लिमिट कुछ नहीं है।
1000 रुपए का मिनिमम कॉर्पस है और कंट्रीब्यूशन है साल का। साल का? साल का। ओके। और इसको मंथली नहीं कर सकते, साल में? मंथली भी कर सकते हैं, आपके ऊपर पूरा ऑप्शन है। देखिए कोई डेट भी नहीं है उसका, हर मंथ भी नहीं है, 2 महीने में, जब भी आपके पास पैसे हों तभी आप उसमें जमा करा सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है। इट कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एज पर योर रिक्वायरमेंट। इससे बेहतर तो मुझे लगता नहीं कि दर्शकों को समझने के लिए कि कितनी ज़रूरी ये पेंशन स्कीम होती है कि सरकार ने इतनी फ्लेक्सिबल आपको स्कीम दे रखी है एनपीएस कि आप 1000 मिनिमम आपको करना है 1 साल में, और साथ ही साल में जब भी आपके पास पैसे हों आप जाके उसमें जमा कर दीजिए और वो आपके ऐड होते रहेंगे, आपका कॉर्पस बनता रहेगा। लेकिन एनपीएस में और म्यूचुअल फंड्स में इनमें क्या डिफरेंस है? कोई एसआईपी अगर हम करें म्यूचुअल फंड्स में, सीएजीआर वहाँ पे भी 12-13% मिल रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स में भी वो मिनिमम होता ही है। देखिए म्यूचुअल फंड में एनपीएस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो खास अंतर है वो मैं बताना चाहूँगा। एनपीएस में एक कुछ लॉक इन पीरियड्स होते हैं, और एनपीएस में एक और अच्छी बात भी है कि उसमें एक लॉक इन पीरियड के अलावा भी एक और टियर 2 अकाउंट होता है। उसमें आप कुछ जब चाहें जितना पैसा डाल सकते हैं, और जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन टियर 1 में जो पैसा जाएगा वो आपकी रिटायरमेंट पर ही वो आपको उसको एन्यूटी परचेज करनी पड़ेगी, और एन्यूटी परचेज करने के बाद जितना कॉर्पस आपका होगा उसमें 40% मिनिमम आपको एन्यूटी खरीदनी है, और आप चाहें तो पूरा का पूरा 100% भी आप एन्यूटी खरीद सकते हैं, लेकिन मिनिमम 40% आपको खरीदना है। 60% आप चाहें तो एक मुश्त रकम ले सकते हैं 60 की एज पर। ये तो हो गई एनपीएस की बात। अब आते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि उसमें कोई इतना बड़ा लॉक इन पीरियड नहीं है, और उसमें कस्टमाइज बहुत ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं आप। उसमें डिफरेंट टाइप के अपने इक्विटी सेगमेंट में भी इवन डेट भी ले सकते हैं, इक्विटी भी ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं। इक्विटी में भी स्मॉल कैप, मिड कैप, ये आपकी चॉइस और आपकी फ्रीडम होती है, या आपका एडवाइज़र या कोई आपका फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको इसमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि कितना ज़्यादा रिस्क लेकर के कितना आप ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी लॉक इन पीरियड नहीं है। तो अगर 12 से 14% का रिटर्न लें, मैं एक 12% का भी एग्जांपल लेके चलता हूँ को, तो 10,000 की अगर एसआईपी की जाए, सिर्फ 10,000 महीने की एसआईपी 30 साल तक, तो लगभग 3 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो अगर किसी को 9 करोड़ करने हैं तो 30,000 कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या 30,000 नहीं है आज महीने का, तो क्या करें? तो 10,000 की कर दें। और आप सबसे इसका मैजिक है कि एक ऐसा टूल है स्टेप अप एसआईपी, इसको टॉप अप एसआईपी भी बोलते हैं। आप अपने एसआईपी को 10% से हर साल 10% बढ़ा दीजिए। इतनी सैलरी बढ़ती होगी तो 10% आप अपने एसआईपी अमाउंट का 10%, सैलरी का 10% नहीं, जो एसआईपी आप 10,000 किए हैं तो अगले साल आप 11 कर दीजिए, फिर उसका 10%, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो वो आपका जो कॉर्पस है वो बहुत जल्दी समय से पहले इकट्ठा हो जाएगा, और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, और थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। और रही बात की जो सर ने बताया कि इसमें रिस्क मैनेज करने के लिए आप डेट और वो, जैसे एनपीएस में एक ऑटो सिलेक्शन होता है और एक एक्टिव सिलेक्शन होता है। जैसे एक्टिव में आप चूज कर सकते हैं कि कितनी रिस्क लेना है, ऑटो में अपने आप एज के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है कि डेट का पोर्शन बढ़ता चलेगा और इक्विटी कम होगा। यहाँ आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आप रिस्क लेने की क्षमता है तो 50 साल की उम्र तक आप फुल इक्विटी में इन्वेस्ट करिए 100%, और उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद से अपना रिड्यूस करके, क्योंकि जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट एज पास आती जाती है आपको रिस्क मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई बहुत मेहनत की कमाई है, उस पर मार्केट रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। उस समय आप अपने डेट का पोर्शन बढ़ा दीजिए और इक्विटी का पोर्शन कम कर दीजिए, जिससे कि मार्केट में उतार चढ़ाव से आपके पूरे पोर्टफोलियो जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उस पर रिस्क कम आए, फ्लक्चुएशन कम आए, और आपका रिटायरमेंट लाइफ जब बिल्कुल स्टार्ट हो जाए तो आप बहुत कंजर्वेटिव हैं तो आप पूरा का पूरा डेट में कर दीजिए, जिससे कि आप 6% का लगभग रिस्क फ्री रिटर्न आपका हो जाता है, और मार्केट से एग्जिट करके आप नॉन मार्केट रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस वहाँ से आउटपुट लेते रह सकते हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल। तो राकेश जी, यहाँ पर अगर एनपीएस की बात करें, उसमें जो पॉजिटिव्स हैं आपने बताए, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव हमको लगता है कि जैसे
कोई भी चीज़ अगर सरकारी होती है तो थोड़ा सा उस पर आप कॉन्फिडेंस आता है, रिस्क कम लगता है कि सेफ है। जबकि म्यूचुअल फंड अगर लेंगे तो अभी के मार्केट में ऊपर नीचे कब जाए हमें तो पता नहीं, कौन सी म्यूचुअल फंड लें, क्या लें, कौन सा प्लानर हमें सही बता रहा है कि नहीं, वो वाले टेंशन्स लगे रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की है तो बेझिझक आप खरीद लो। बिल्कुल। क्या वहाँ पर रिस्क नहीं है? जहाँ भी मार्केट इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे रिस्क साथ रहता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एनपीएस को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है, जो कि सरकारी बॉडी है। जो पेंशन फंड्स हैं उनको देखने के लिए एनपीए ट्रस्ट नाम की एक संस्था है जो रेगुलरली उनका मॉनिटर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है, डिले तो नहीं हो रहा और उसका रिटर्न कैसा है। समय समय तक जो पोर्टफोलियो होता है उसको चर्निंग करते रहते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिलता रहे। और जो भी एनपीएस में फंड मैनेजर्स हैं वो स्टैंड अलोन फंड मैनेजर हैं जो कि अपनी प्रिंसिपल पेरेंट कंपनी से अलग हट के हैं। तो उसका प्रिंसिपल कंपनीज का जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो एनपीएस के पेंशन फंड मैनेजर्स में कहीं नहीं आता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था टायर 2 अकाउंट। टायर 2 अकाउंट में आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के डुअल बेनिफिट मिलते हैं। टायर 2 एनपीएस अकाउंट वो खोल सकता है, इसके पास टायर 1 अकाउंट है जो कि प्योरली पेंशन के लिए है, क्योंकि लोगों को समय समय पर ज़रूरत पड़ती रहती है, इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो म्यूचुअल फंड का एक जो बेनिफिट है एक्यूमुलेशन का और ईज ऑफ एग्जिट एंड एंट्री जो है वो एनपीएस टायर 2 में है, वो आपका सेविंग अकाउंट है। एनपीएस टायर 1 में इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन टायर 2 में जो नॉर्मल टैक्सेशन होता है म्यूचुअल फंड का वही होता है। एनपीएस का एक और बड़ा एडवांटेज है, यदि हम कोई भी पेंशन स्कीम लेते हैं किसी भी पेंशन फंड के पास, आप उससे स्कीम चेंज कर सकते हैं लेकिन पेंशन फंड चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में सुविधा है कि अगर आपने एक पेंशन फंड चूज किया है और आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं तो विद इन एनपीएस आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं, जो कि इंटरनली सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें आपको कम से कम मार्केट लॉस होता है। ये चीज़ें एनपीएस के सिवा कोई भी आपको नहीं देता है सुविधा कि आप पेंशन फंड चेंज कर पाएं। और आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो आप हर समय आपके पास कंप्यूटर पे या आपके फ़ोन पे उपलब्ध है कि उसकी आपकी सीएजीआर कितनी है और आपका कॉर्पस का वैल्यू कितना है। तो आजकल ऐप्स आती हैं तो उनसे काफ़ी इजी हो गया है, डिजिटली रोज आप देख सकते हो। लेकिन क्या ये एनपीएस में अकाउंट कोई भी खोल सकता है? कोई भी खोल सकता है। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, सपोज कोई हाउसवाइफ है या कोई 19 ईयर ओल्ड है, कॉलेज जाता है बच्चा, तो वो भी खोल सकता है? सब लोग खोल सकते हैं। एनपीएस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, कोई सबके लिए है। और तो और एनपीएस के अंदर एक वात्सल्य अकाउंट करके भी है जो कि अंडर एज लोगों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए भी अकाउंट है, जो उनके पेरेंट्स है, जो भी उनका गार्डियन है वो खोल सकता है। तो उसने 18 साल की उम्र के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो एग्जिट कर ले या उस अकाउंट को कंटिन्यू करे अपने नाम से। तो एनपीएस मैं फिर से कहता हूँ सबके लिए है, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। ये बात सही है कि जब शुरू हुआ था 2004 में 2006 में तो वो लोग 2004 के बाद जो ज्वाइन किया उनके लिए था, लेकिन आज की तारीख में 2007 के बाद से सब लोग इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। आपके पास केवल केवाईसी होना चाहिए, आधार होना चाहिए, जिसके वजह से आप अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एनपीएस में एक सबसे बेनिफिट ये है कि आपका अकाउंट अपना है और ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो है बैंक के थ्रू होते हैं। आपको कैश का ट्रांजैक्शन, एनपीएस का कोई भी इंटरमीडिएट कैश के थ्रू काम नहीं करता आज के। तो कैश के थ्रू काम नहीं करते हैं, बस वो इम्पोर्टेंट है कि आपको मोबाइल से इतना आना चाहिए कि मेरा पैसा हर महीने जा रहा है, चाहे वो छोटा अमाउंट है बड़ा अमाउंट है, उसका आप और आप मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि ऐप में सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि इस महीने गया कि नहीं गया, मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, वो सब दिखता रहेगा। एनपीएस का अकाउंट है आपके फिंगर टिप्स पे होता है, आप कभी भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू अपना पैन नंबर डालिए वो आपको बता देगा कितना बैलेंस है। दूसरी चीज़ ये है, जब आप कंट्रीब्यूशन आता है तो आपको मैसेज आता है कि आपका कंट्रीब्यूशन सिस्टम में आ गया, इन्वेस्ट हो गया है, और उस कंट्रीब्यूशन को सेम डे में इन्वेस्ट होता है। अगर 4 बजे के पहले आता है, अगर 4 बजे के बाद में होता है, नेक्स्ट डे वो इन्वेस्ट होता है। जिस तरह से टाइमिंग जो है उसका इन्वेस्टमेंट का इमीडिएटली आपकी सुविधा के लिए, आपके बेनिफिट के लिए सबसे कम टाइम उसमें लगाया जाता है। जी प्रकाश जी, अगर हमारे दर्शक
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें, उनको लगे कि भाई मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग मैं म्यूचुअल फंड से करूं, क्योंकि मार्केट जो है निफ्टी हो सकता है कि 50,000 छू ले या सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस कर जाए, तो मुझे वो वाली जो रैली है वो राइड करनी है, तो मैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए अपना रिटायरमेंट प्लान करूं। अब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या तरीका क्या है, किसी को पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, या फिर हम खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, ये सब अगर बताएं। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर म्यूचुअल फंड को आप रास्ता बनाना चाह रहे हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस या किसी भी गोल प्लानिंग के लिए, ज़रूरी नहीं कि रिटायरमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट को हम क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई मतलब एनपीएस तो मेनली उसका नाम ही है पेंशन फंड, तो ज़्यादातर 60 साल की एज तक उसकी लॉक इन हो जाती है। आप म्यूचुअल फंड में थोड़ी ये फ्रीडम ये है कि आप 5 साल का भी कोई गोल निर्धारित कर सकते हैं, 10 साल में आपको कोई घर खरीदना है वो ले सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए भी पैसा जोड़ सकते हैं। तो अपने डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के लिए आप डिफरेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अब शुरू कैसे करें इसमें? कोई भी आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, सभी के पास है। अगर आपको थोड़ी जानकारी है, अगर आपको जानकारी है, अच्छे से जानकारी है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप, और बहुत इतना एक नॉर्मल डीप नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, तो आपको ऑनलाइन बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप डिफरेंट एएमसीज हैं, आज लगभग 45 एएमसी हैं इंडिया में। एएमसी का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपको आपके जो म्यूचुअल फंड को पैसे को मैनेज करती हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, पराग पार म्यूचुअल फंड। जिस बैंक में आपका खाता है वहां पे भी म्यूचुअल फंड होगा? बिल्कुल। आप वहां भी बैंक में भी जाकर के आप वहां पे कर सकते हैं। तो बैंक में लगभग सभी बैंक म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। वहां जाकर के वो आप उनसे केवाईसी डॉक्यूमेंट दीजिए और उनको बोल दीजिए कि मुझे 1,000 रुपये महीने की, 10,000 रुपये महीने की, जो आपकी लग रहा है कि इतना बचत मैं मिनिमम कर सकता हूं, और मिनिमम ही करना चाहिए जो आपके रेगुलर खर्चे को डिस्टर्ब ना करे, जिसके वजह से आप उस कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकें। डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे तो आपका कॉर्पस इकट्ठा नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं एसआईपी करें? एसआईपी करें, ये सब इसलिए एसआईपी शुरुआत में आपने कहा शुरुआत कैसे करें, तो नए लोगों के लिए एसआईपी सबसे बढ़िया है। और जब आप एसआईपी में आप थोड़े से सीख जाते हैं, थोड़े पारंगत हो जाते हैं कि मुझे एसआईपी का रिटर्न और मार्केट का रिस्क समझ में आ गया है, तो आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट भी है, तो आप लमसम अमाउंट कम से कम अगर इक्विटी सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं तो 4 से 5 साल का टाइम होराइजन मिनिमम आपके पास होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा कम है तो आप हाइब्रिड फंड भी अवेलेबल हैं। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो म्यूचुअल फंड में डेट फंड भी होते हैं, जो आपको लगभग बैंक एफडी या बॉन्ड के हिसाब से जीसेक के रेट लगभग 6 से 7%, 8% के आसपास के इस रेंज में आपको रिटर्न मिल जाता है। एनुअल सीएजीआर की बात कर रहा हूँ मैं। तो एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें, आप थोड़े सीख जाएं। और एसआईपी भी कहाँ करें? जब आपको कुछ नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इंडेक्स फंड में कर दें। और अगर आप थोड़े से कीन है कि आपको ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करना है कि मुझे अच्छे से प्लान करके करना है, तो आप किसी अच्छे एडवाइज़र या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिल करके बात करें, और या एएमसी में जा कर के भी बात कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। उसके बाद समझें और उसके बाद एसआईपी शुरू करें, या फिर आप थोड़ा लमसम और थोड़ा एसआईपी दोनों ही कर सकते हैं, और प्लान करके करें कि इतना एसआईपी करें तो इतने साल में लगभग कितना पैसा बन जाएगा। आप किसी भी पुराने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देख करके एग्रेसिव ना हो। इक्विटी का एक स्टैंडर्ड रेट लेकर के लगभग मान के चलिए 11 से 12% का रिटर्न आएगा। अगर 15 भी आता है तो वो भी आप ही का है। तो आपको ये सोच करके प्लान नहीं करना है कि 20% का रिटर्न इसने दिया है तो आगे भी 20 ही मिलेगा। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। तो 12% का रिटर्न एज्यूम करके चलें। 10,000 की एसआईपी जैसे मैंने बताया, 30 साल तक अगर करते हैं तो 3 करोड़ बन जाएगा, और 10 के 20 करेंगे तो उसी हिसाब से 6 करोड़, 30 करेंगे तो 9 करोड़। फिर उसको हिसाब से आपको जहां बीच बीच में लाइफ स्टेज में ज़रूरत पड़ती है, आप उसमें से कुछ कॉर्पस पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये सुविधा है उसमें। तो ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल कर आप अपने बच्चों के एजुकेशन में लगा सकते हैं, घर की ज़रूरत है घर खरीद सकते हैं, कोई ईएमआई चल रही थी लोन ख़त्म करना है वहाँ दे सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसा, बहुत ही लिक्विड है और बहुत फ्लेक्सिबल है, और अपने रिस्क को समझते हुए आप इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड हो या फिर एनपीएस, ये दो चीज़ खासकर यहाँ पर समझ में आ रही हैं कि
ये दो तरीके हैं कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या हमें कोई टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा राकेश जी? एनपीएस में टायर 1 में कंट्रीब्यूशन जो है वो 80CC-D-1B में मिलता है। ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन में दिया गया है। जब एग्जिट करते हैं तब भी उसमें पेंशन जो ली जाती है उसके ऊपर लगता है, लेकिन कॉर्पस जो विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि एनपीएस टायर 1 से विड्रॉवल अलाउड है। अभी उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड से विड्रॉवल होता है, एनपीएस से भी विड्रॉवल हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी स्ट्रिंजेंट है। 3 या 4 चीज़ों के लिए होता है, बीमारी के लिए, क्रिटिकल इलनेस के लिए मिलता है, या मकान बनाने के लिए भी विड्रॉवल लिया जा सकता है। तो पूरे लाइफ साइकिल में 3 बार ले सकते हैं और 2 विड्रॉवल के बीच में 3 साल का अंतराल होना ज़रूरी है। तो एनपीएस में अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे सेविंग करना है, और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सेविंग के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सेविंग करना ही पड़ेगा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो एसआईपी लेना है, छोटे अमाउंट से शुरू करिए, बड़े करते रहिए, लेकिन टैक्स का जो मामला है उसके लिए आप समय समय पर टैक्स प्लानर से ज़रूर बात करें, क्योंकि टैक्स जो है नए नए प्रोडक्ट आते हैं, उसमें नए नए तरह के टैक्स के आते हैं। एनपीएस में टायर 1 के अकाउंट में विड्रॉवल के टाइम में भी और कंट्रीब्यूशन के टाइम में, दोनों समय में आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। जी, आखिरी सवाल प्रकाश जी आपसे ले लेती हूँ मैं कि खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया रिटायरमेंट का, लेकिन आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो कोई स्कैमर आपका सारा पैसा लेके भाग गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत 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 आपको सावधानी से अपना पैसा बचा के रखना है? देखिए, स्कैमर्स तो मतलब कहाँ स्कैमर है आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई कॉल आएगा और एक ऐसी आपको लालच देगा और आप सोचेंगे कि मेरा पैसा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने वाला है, कल ही डबल हो जाएगा, तो आप लालच में आकर के उसको कुछ अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स दे देते हैं अनजान व्यक्ति को। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। अपने इन्वेस्टमेंट को सभी जगह डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ये एक आपका अपना निजी निवेश है और आपका आपके जीवन के लिए तिजोरी है कि आप नहीं बताते ना मेरी तिजोरी में क्या क्या रखा है। बिल्कुल, तो इसको सभी को नहीं बताना है, हाँ, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर और अपने डिपेंडेंट्स के साथ इसकी थोड़ी बहुत जानकारी जरूर साझा करें कि मैंने कुछ कर रखा है, क्योंकि मेरे न रहने पर वो उसका ट्रांसमिशन या उसका ट्रांसफ़र अपने नाम पर सुविधाजनक ले लें। कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि मेरे पास कुछ है, तो वो इंक्वायरी नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट पैसा कभी नहीं कहीं जाता है, लेकिन इंक्वायरी जब तक नहीं करेंगे वो पैसा पड़ा रहेगा। उस पर जो मार्केट की ग्रोथ आती रहेगी वो आती रहेगी। तो एक तो फ्रॉड कॉल से बचना है, अनजाने लिंक पर, लालच वाले लिंक पे क्लिक नहीं करना है, और कहीं भी किसी भी अनजान जगहों पे अपना किसी भी पेपर पे आप साइन करके और इस तरह से दे दिए कि ये कहीं जमा करा दीजिएगा, ये कर दीजिए, इन चीज़ों से बचना है। आपने किसी भी चीज़ को ऐसे सोचना है कि आप ये मान लीजिए कि आपका तिजोरी, जैसे बताया आपने, तिजोरी है, तिजोरी की सभी जानकारी सभी को नहीं देनी है, और जब सभी को आप नहीं दे सकते हैं तो किसी अनजान कॉल पे और इस पे क्यों देना है। कोई भी ओटीपी नहीं देना चाहिए, किसी भी बैंक की डिटेल्स आपको हर जगह अनजान पे नहीं देना है। कहीं आपका कोई एडवाइज़र है, वो भी आपका ट्रस्टवर्दी है, उनको दीजिए, उनसे समझिए, और वो भी जितनी ज़रूरत है उतनी दें, सभी कुछ नहीं डिस्क्लोज करें। और पैसा बोलता है में हम लगातार बताते ही रहते हैं आपको कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आपका पैसा दिन दुगने चार चौगुना हो और साथ ही सेफ भी रहे। हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और ये सब जानकारी देने के लिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dgurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।